अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूँ अली अनीक सैयद और मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के इस खूबसूरत से दिन का आपने अच्छा सा आगाज़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन एक रिमाइंडर छोटा सा आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले खूबसूरत दिन का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि लाहौर में तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। कल शाम से जिस तरह से बारिश हुई, आंधी चली और उसके बाद अब तक मौसम बड़ा खूबसूरत है और ठंडा है। ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि हमारे महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट साबित होना शुरू हो गई हैं। और जुमेरात का कहा गया था, जुमेरात को ये सिस्टम हमें दाखिल होता हुआ दिखाई दिया और फिर उसके बाद बारिश बरसी है। मौसम इस वक्त भी खुशगवार है, ठंडक मौजूद है। उनका काम ही है कि वो प्रेडिक्शन सही करें और वो जो हिसाब किताब है मौसम का एक्यूरेसी बेहतर होना शुरू हो गई है। और जनाब ये जो सिचुएशन मौसम की बनी है ये प्रेडिक्टेड थी और आगे चलकर ये नहीं है कि ये कंटिन्यू करेगी। आगे गर्मी ने फिर भी होना ही होना है, तो फिलहाल जो है मौसम उसको एंजॉय करें। अच्छा, मौसम की तब्दीली सिर्फ यहाँ नहीं आई है। मौसम की तब्दीली बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस वक्त ईरान अमेरिका की सूरत हाल है उसमें भी आई है। और कहा जा रहा था कि तवातर से जो तीसरी रात है उसमें भी हमले किए जाएंगे। ऐलान भी कर चुके थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उसके बाद फिर अपने ही एक बयान से सोशल मीडिया पर जो उन्होंने जारी किया है उससे उन्होंने बताया कि अब ये हमले रोक दिए गए हैं और दोबारा मुआहदा करने की तरफ लौटे हैं वो। और ये बताया जा रहा है कि ओवर द वीकेंड ये मुआहदा इस पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं और ये दस्तखत जो हैं वो किसी यूरोपीय मुल्क का इंतखाब किया जाएगा जहाँ पर ये होंगे। तो जनाब हम तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सिचुएशन है जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए और जल्द से जल्द ये किसी करवट बैठ जाए, क्योंकि अभी भी सिर्फ इस ऐलान की वजह से ही $86 पर जो है ब्रेंट तेल की तिजारत होना शुरू हो गई है। तो ये वो बहुत फ़र्क है उससे जो हमें 100 से ऊपर नज़र आता था, लेकिन उससे फ़र्क जो है जहाँ से शुरू हुआ था उससे अभी भी तकरीबन $20 का फ़र्क है। लेट्स सी सिचुएशन आगे जाकर क्या रुख इख्तियार करती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रवां माली साल का जो बजट है वो पेश किया जाना है और आपको पता है कि इक्तिसादी सर्वे जो है वो पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रवां माली साल शरह नमू 3.7% रही, जो मुकर्ररा हदफ से कम है। ताहम मुआशी सरगर्मियों में मजमूई बेहतरी देखी गई। उनके मुताबिक मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और आलमी गैर यकीनी हालात ना होते तो शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाती। और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत का जो हजम है $452 अरब से बढ़ गया, जबकि फ़ीकस आमदन $1751 से बढ़कर $1901 तक पहुंच चुकी है। और ज़राई शोबे की अगर बात करें तो उसने 2.89%, खिदमात के शोबे ने 4.9%, जबकि बड़ी सनतों ने 6.1% शरह नमू रिकॉर्ड की गई है। जबकि 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत रुझान देखा गया है और मालियाती खसारा कम होकर GDP के 0.7% तक आ गया है। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही, जबकि तरसीलात ज़र $33 अरब से तजावज़ कर गई हैं। उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से ज़्यादा हैं, जो जून के अख्तिताम तक $18 अरब तक पहुँचने की तवक्को है, जबकि रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी $12.7 अरब तक पहुँच चुकी है। उधर सीनियर सहाफ़ी इरशाद अंसारी साहब की खबर है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज काबीना के ख़ुसूसी इजलास में वफाकी बजट के मुसव्वदे और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। इस मंजूरी के फौरी बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। वफाकी बजट का हजम 17.5 ट्रिलियन रुपये होगा और उससे ज़ायद होगा। वफाकी बजट में सोलर पैनल, स्टेशनरी अशिया और स्टॉक मार्केट पर आए टैक्सों में से किसी किस्म की तब्दीली ना करने का फैसला किया गया है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस ले ली गई है। बजट में दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाए जाने का भी इम्कान है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स शरह बरकरार रहने का इम्कान है। तो ये सारी सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। आपको बताया था कि चूँकि बजट पेश हो रहा है तो हम इस पर ज़रा खुलकर बात करेंगे। डॉक्टर अयूब मेहर माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर अयूब मेहर से हम अपना राबता बहाल करते हैं और तब तक हम आपको ये बताएं जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं?
जी मुझे मैं सुन पा रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी बता दी है कौम को। आसान अल्फाज में आप ज़रा ये हमें बताइए और समझाइए कि हुकूमत की जो 1 साल की मुआशी कारकर्दगी थी वो कैसी रही? बहुत सिंपल अगर वर्ड में कहूँ कि कारकर्दगी कोई काबिल फख्र तो नहीं कहा जा सकता हरगिज़। देखिए, एक रिवायत है, एक तरीका चल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट स्पीच हो या कोई और पॉलिसी स्टेटमेंट हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, उसमें होता है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, मीडिया या एनालिस्ट उसको आमतौर पर डिस्कस नहीं करते, बल्कि वो इकोनॉमिक सर्वे या बजट स्पीच जो स्पीच होती है, जो स्टेटमेंट होती है, गवर्नर स्टेट बैंक हो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में या फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनकी स्पीच को डिस्कस किया जाता है। जाहिर है स्पीच में वो जो चीजें डिस्कस करते हैं वो बहुत रोजी एक पिक्चर आती है, कुछ फिगर्स वो शो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसमें डिस्कस नहीं होती लेकिन सर्वे में मौजूद होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होती हैं। यहाँ एक चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है मीडिया पे, वो जीडीपी की ग्रोथ रेट के हवाले से हो रही है कि टारगेट ग्रोथ का 4.2 जो अचीव नहीं हो सका, 3.7% अचीव हुआ है। ये तो एक इसका पहलू है। अभी आपने भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के टारगेट्स दिए थे, सर्विसेज सेक्टर के टारगेट दिए थे। इन बिटवीन जो चीजें होती हैं, इस पे ये देखें, जब 3.5% अगर आप कहते हैं इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है, लेकिन लार्ज स्केल का 6.1% है, तो जो चीज यहाँ डिस्कस नहीं की जा रही वो ये है कि एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, इसका मतलब है कि उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो नेगेटिव रहा है, उनमें डिक्लाइन आया है, वो कोई वहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है जो जाहिर है स्पीच में डिस्कस नहीं की जाएगी, लेकिन इस सर्वे में तो आ रही है, इन अदाद शुमार में तो वो चीज जाहिर हो रही है। दूसरा जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग डॉक्टर साहब ये भी जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं, वहीं पर ये भी देखते हैं कि सिफारती सतह पर बहुत अहम रोल हम अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें असर दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों पर। और आप जानते ही हैं कि जब डिप्लोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छी हों, जब सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो, तब भी मईशत जो है उसको थोड़ा सा सहारा मिलता है। इसकी वजह से आपको लगता है कि कोई सहारा मिल रहा है, या बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो जिस तरह से स्पाइक कर रही हैं वो करती रहेंगी? ये तो मेरे ख्याल में इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। ये तो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो पहली कंडीशन है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो विल पावर है वो नहीं होगी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ जाहिर से रिलेटेड होती है, वो एक इशू है। लेकिन अभी देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहरहाल मौजूद है। इसमें खास बात यह है कि इंक्लूजन गवर्नमेंट है और जो आपके साथ दूसरी पार्टीज हैं उनका कुछ बातों पर जरूर इख्तलाफ है, अदरवाइज ठीक है, एक ही पेज पर है वो। आर्म फोर्सेज जो है वो एक पेज पर है, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से SIFC की जब बात होती रही माजी में तो वो एक पेज पर थे, फॉरेन पॉलिसी में एक पेज पर है, वो हमें सपोर्ट फॉरेन पॉलिसी से भी सपोर्ट मिल रही है। ऑयल प्राइस का जहाँ तक बात है, इंटरनेशनल वो होता रहता है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी होती इसलिए है कि वो कंडीशन जो इंटरनेशनल कंडीशन है उनको आपने देखते हुए अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने होते हैं। ऑयल प्राइस का इशू पाकिस्तान का इशू तरफ नहीं है, पाकिस्तान तो फिर भी बेहतर कंडीशन में है, जो खित्ते की दूसरी कंट्रीज हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रही है, लेकिन किस तरह वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ दो सेक्टर रहते हैं, जो दो मेन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, वो दोनों टारगेट से कम रहे हैं। सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ने टारगेट अचीव किया है और सर्विसेज सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के कुछ 60% के अराउंड पहुंच चुका है उसका शेयर। अगर सर्विसेज सेक्टर ने अचीव किया है, उसकी ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हुई है टारगेट से, आपके इंडस्ट्री की ग्रोथ कम हुई है, तो यही तो वो सूरत हाल है जो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। फिर इन्फ्लेशन की वजह हम तलाश करते हैं, इट इज वन ऑफ द रीजन, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा है, चीजों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं।
जी। ये एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। राइट। दूसरा ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पहलू पर अगर हम बात करें वो ये है कि जो हुकूमती आदाद-ओ-शुमार हैं उनके मुताबिक माली साल 2022 में जो पेट्रोलियम लेवी है उससे हासिल आमदन थी 127.5 अरब रुपए, जो बढ़कर माली साल 2024-25 में 1220 अरब रुपए तक पहुंच गई। यानी कि अगर हम हिसाब लगाएं तो 3 बरसों के दौरान हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल या डीजल पर जो आयद लेवी की शरह है उसे बढ़ाकर जो हासिल आमदन है 857% इजाफा किया है। और अब जो नए माली साल का जो टारगेट है, वो जो प्लान बनाया गया है पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का प्लान है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इससे दोबारा यही होगा कि आवाम का ही निचोड़ निकाला जाएगा? बिल्कुल सही है। फोकस जो है वो टैक्स कलेक्शन पर है, लीवीज पर है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो लीवीज है इसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में शो कर दिया जाता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू पर, टैक्स रेवेन्यू में इसको काउंट भी नहीं किया जाता बजट में। लेकिन बहरहाल कलेक्शन हो रही है, टैक्स टारगेट बढ़ा रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। फोकस ही हमारा ग्रोथ के बजाय ग्रोथ पर फोकस नहीं है। इसलिए ग्रोथ में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, इन्वेस्टमेंट लाना आपकी जिम्मेदारी, एक्सपोर्ट बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। उससे फिर ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का एडमिट किया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। पॉवर्टी जो 2019 में 2018-19 के साल में जो उसकी शरह थी हमारी कि हम कहते थे 70 मिलियन लोग हैं, अब वो 115 के करीब पहुंच गए। उनपे बहुत बड़ा पॉवर्टी लेवल पे बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हम बात कर रहे थे कि $1900 जो है पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर पॉवर्टी लेवल को देखें तो पाकिस्तान की जो बड़ी पॉपुलेशन है 29% से जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो $360 पर ईयर कमा रही है। तो डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है जब हम देख रहे हैं कि ये जो शरह है महंगाई की गुज़िश्ता कई सालों से जिस रफ्तार से वो बढ़ रही थी वो तो उस रफ्तार में तो कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद ये 28.9% तक ये जो सतह गुर्बत है इस तक जाना ये कैसे फिर पॉसिबल है? नहीं, उस पर देखिए फोकस ही नहीं किया जा रहा। पूरी स्पीच अगर आप पूरी स्पीच पे गौर करें तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है टैक्स कलेक्शन को। इकोनॉमिक ग्रोथ पे टारगेट नहीं किया जा रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। ये कह देना कि जी इन्फ्लेशन टारगेट से कम रहा है, पिछले साल से कम रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर के टारगेट 8% से ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसमें लग रहा है वो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में नहीं रहेगा, डबल डिजिट में चला जाएगा। इसलिए कि हम ग्रोथ पर तो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, तब हम कह सकते हैं कि अब इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा, अब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हम इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर सकेंगे, पॉवर्टी लेवल कम होगा जो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। फिर हम कह सकते हैं ये। लेकिन अगर हमारा फोकस ही ये है कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, टैक्स की शरह कैसे बढ़ाई जाए, टैक्स की बेस कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है टैक्स बेस बढ़नी चाहिए, लेकिन एक रैशनैलिटी होती है। हम इर्रेशनल हद तक टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे ना जाएं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोडक्शन अगर नहीं होगी, हम अपनी पैदावार नहीं करेंगे तो फिर हम टैक्स भी कलेक्ट करने कहाँ जाएंगे और कितना टैक्स आयद कर सकते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी अगर आपने बताया कि 9,000 रुपये वाले को भी गिन रहे हैं तो यहाँ पर तो पेट्रोल की कीमत तो अपनी जगह पर है, बिजली की कीमत इतनी है, आप बाहर जाएं जो बुनियादी ज़रूरिया की अशिया हैं उनकी कीमतें इतनी हो चुकी हैं, आसमान से बातें कर रही हैं कि 9,000 वाले का तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। तो अभी आप बताइए जो तरक्की की बात आप कर रहे हैं किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अभी तक तो हमें अनरियलिस्टिक गोल्स ही दिखाई दे रहे हैं और जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जिन बेसिस पे की जा रही हैं, वो भी तमाम चीज़ें अनरियलिस्टिक ही लग रही हैं। देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आप ग्रोथ टारगेट करते तो आपको जो जारमाना हद तक जो आपको टैक्स रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि इंपोर्ट्स पर हम गाड़ियों की इंपोर्ट हो, चाहे सोलर पैनल की बात हो या दूसरी अशिया हो, जीएसटी हम बढ़ाने की बात करते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों पे टैक्स कलेक्ट करते हैं विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए, सेलिस पर विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए करते हैं। वो सारे जितने भी टैक्सेस हैं वो हम उनके रेट बढ़ाते जाते हैं, उनकी कलेक्शन बढ़ाते जाते हैं। अगर जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो इसका साफ मतलब ये होगा कि जो इनकम कम हो रही है, रियल इनकम कम हो रही है महंगाई के हिसाब से अगर एडजस्ट किया जाए, लेकिन उस पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ रही है। यही तो पॉवर्टी की बेसिक रीजन है। इकोनॉमिक मिजरीज जो है लोगों की, माशी परेशानियां,
यहीं से तो क्रिएट होती है। टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती है, खुद ब खुद बढ़ सकती है, रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं अगर आपका ग्रोथ रेट ज्यादा हो, अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही। दोनों दो प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, ग्रोथ टारगेट से बहुत नीचे है। जो 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 रियल टारगेट होना चाहिए, हम जो टारगेट सेट करते हैं वो तो हम खुद सेट करते हैं ना, हम असल जो रिक्वायर्ड टारगेट है वो सेट ही नहीं करते ना। 4% या 4-5 या 2%, ये एक वो रिक्वायर्ड टारगेट नहीं है जिसके हिसाब से हमें ग्रोथ चाहिए। अगर एक तो ग्रोथ नहीं हो रही, जब ग्रोथ नहीं होगी टैक्स कलेक्शन आप कैसे अचीव करेंगे? फिर ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव सख्त मेजर लेंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे। दूसरे बेस जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बेस जो है कुछ लोग जो है, अभी भी एक सर्वे में मेंशन किया गया है कि 2 ट्रिलियन से ज्यादा की एग्जेम्पशन दी गई है मुख्तलिफ चीजों पर। टैक्स की करेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर नहीं है। जिन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है खासतौर पर विद होल्डिंग सिस्टम के जरिए, ये वो लोग हैं जिनसे आप टैक्स जबरदस्ती जबरन कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो कमा रहा है, जो वेल्थ बढ़ती है वो बाकी टैक्स दे रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा। टैक्स का निजाम जो है वो कोई इक्विटी पर नहीं है, इक्विटी पर बेस नहीं कर रहा। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अयूब महर हमारे साथ मौजूद थे, बड़े बेहतर तरीके से हमें समझा रहे थे कि हुकूमत जो कारकर्दगी बता रही है वो क्या दुरुस्त है और उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और महंगाई जो हो रही है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कोशिश करेंगे कि बजट पर आज के शो में हम ज़्यादा बात करें, क्योंकि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही ये है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आप जानते हैं कि वन लिंक वन एकेडमी के ज़ेरे साया एक पॉडकास्ट सीरीज़ लाया है जो पाकिस्तान में डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आवाम को आगाही और तालीम फराहम कर रही है। आज हम इस पॉडकास्ट के एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे। डिजिटल बैंकिंग दुनिया भर में बैंकिंग का नया रुख बन चुकी है और पाकिस्तान भी इस राह की तरफ चल रहा है। इस एपिसोड में मशरक पाकिस्तान से मिस्टर मोहम्मद हुमायूं सज्जाद और वन लिंक से मिस्टर अजीमुल्लाह खान ने डिजिटल बैंकिंग के मुस्तकबिल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल एतमाद और पाकिस्तान के बैंकिंग लैंडस्केप पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान ये भी आगाह किया गया कि किस तरह डिजिटल बैंक्स कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहे हैं और कैसे पेपाक और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट सीरीज का जो एपिसोड 7 है आपको ये समझने में मदद देगा कि डिजिटल बैंकिंग पाकिस्तान के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को किस तरह तब्दील कर रही है और मुस्तकबिल में बैंकिंग सर्विसेज की तरफ जा सकती है। इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को देख सकते हैं आप हर इतवार शाम 7:30 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून, वन लिंक और पेपाक के यूट्यूब चैनल्स पर आप इसे मुलाहिजा कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर। वेलकम बैक। बजट की बात तो हो ही रही है, आगे चलकर भी करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है तमाम दुनिया की नज़रें, जो स्पोर्टिंग दुनिया खासकर, उसकी नज़रें फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर है। और क्या रंगारंग आगाज़ हुआ है उसका। मैक्सिको स्टेडियम में शानदार इफ्तिताई तकरीब हुई, शकीरा समेत दुनिया के बेहतरीन फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस देखने में आए और शायकीन फुटबॉल झूम उठे। उधर फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच में जनूबी अफ्रीका और मैक्सिको आमने सामने रहे। इफ्तिताई मैच में मेज़बान मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। 90 मिनट में मैक्सिको के यूहान अपनी टीम को बरतरी दिलाने में कामयाब रहे और वक्फे तक मुकाबला 1-0 से मैक्सिको के हक में था। दूसरे हाफ का आगाज़ भी मैक्सिको की टीम ने जारहाना अंदाज में किया और मैक्सिको को बरतरी दुगनी करने का मौका मिल गया। उस वक्त मिला जब राउल ने गेंद जनूबी अफ्रीका के जाल में फेंका। मैच के दौरान रेफरी ने जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया, जबकि मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया। उसके जरिए मैदान से उन्हें बाहर भेजा गया। इसी सारी सूरत-ए-हाल पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद खोखर साहब मौजूद हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने की। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, मैं अल्लाह के करम बिल्कुल ठीक बनी। Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you so much for joining us all the way from Mexico. आप तो विटनेस कर रहे हैं, जो सारे जो फुटबॉल फैंस हैं ना उनकी ख्वाहिश होती है कि जाकर मैचेस जो हैं वो देख सकें। ऑल्दो हम सब बड़े एक्साइटेड हैं और वो कंट्रीज़ भी जिनकी टीम्स नहीं हैं वो भी फुटबॉल को लेकर बहुत एक्साइटेड होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान भी है, हम बड़े एक्साइटेड हैं और खुश भी हैं। ऑल्दो पाकिस्तानी टीम की वहाँ नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन फ़ुटबॉल हमारे जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो क्रेज है फुटबॉल का इसको? जी,
आप कह सकती हैं कि मेक्सिको जो है वो तो बिल्कुल एक फुटबॉल के लिए एक रूहानी जगह है। कुछ दुनिया के अंदर पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फुटबॉल को मजहब की तरह चाहा जाता है। तो उसमें लाइक ब्राजील है या पुर्तगाल है या इस तरह और कुछ जगह हैं। इसी तरह मेक्सिको इज वन ऑफ देम। तो यहाँ पे जो माहौल है, मैं आपको शायद अल्फाज में बयान करना वो मुमकिन नहीं है किस तरह का यहाँ पे एक चार्ज एटमॉस्फेयर है। और स्पेशली जो आपने जिक्र किया ओपनिंग मैच का, तो आई वाज लकी इनफ टू विटनेस दैट मैच। और जिस तरह वो क्राउड जिस तरह उस सारे मैच के अंदर इन्वॉल्व था, मोस्टली मैक्सिकन लोग थे और इट वाज अमेजिंग। इट वाज शायद साहब, हमने अनफॉरगेटेबल। लास्ट टाइम देखा था कतर में पूरी दुनिया से लोग आए थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपको मैक्सिको से बाहर से कितने अफराद दिखाई दे रहे हैं? आज के मैच में कुछ जो इस रीजन के, अमेरिका के इस रीजन के लोग हैं वो तो नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मैं समझता हूं कि अभी दूसरे मैचेस के अंदर ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिको का अपना मैच था। तो इसमें कुछ नेशंस के लोग तो यकीनी तौर पे नजर आए, लेकिन स्टेडियम शायद कोई 80-90% तो मैक्सिको के अपने लोकल लोगों से भरा हुआ था। लेकिन लोग जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, यहाँ पे भी बहुत मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आए हुए हैं और एक ऐसा मेले का समा बना हुआ है। तो इट इज अमेजिंग। ये जी हाँ, राइट। अच्छा सर, जिस तरह से हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक्साइटेड हैं, हम अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाल ही में जो डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट का टाइटल पाकिस्तान ने जीता है और जिस तरीके से अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी है, डेफिनेटली एक नया संग मील है हमारी फुटबॉल टीम के लिए। क्या कॉमेंट करें? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको यूं कह सकती हैं कि पाकिस्तान का फुटबॉल एक दफा रीबोर्न हुआ है उस दिन, और यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए एक नया सफर शुरू हुआ है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि एक स्टैंड अलोन टूर्नामेंट में अल्लाह ने हमें फाइनल के अंदर कामयाबी दी हो। तो ये एक नए सफर का आगाज है। इससे बहुत मोटिवेशन मिली है हमारे वो जो लड़के खेले हैं उनको भी, और जो पाकिस्तान में फुटबॉल के फैंस हैं उनको भी। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल एक नया सफर है जो आज हमारा शुरू हुआ है इस विक्ट्री से। बिल्कुल ठीक। शाहिद साहब, अब आप क्या देखते हैं, कितना सफर मजीद बाकी है जिसके बाद हम देख सकेंगे कि हमारी नुमाइंदगी भी वर्ल्ड कप में होगी? ये एक सवाल है जो हमारे अपने दिलों में भी हमेशा रहता है, और इसी तरह पाकिस्तान में फुटबॉल के चाहने वाले भी। तो अभी बड़ा लंबा सफर है जी। अभी हमें वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी तो सिर्फ यूं समझिए कि हमने, जैसे बच्चा अपना पहला कदम लेता है, तो वो पहला कदम, बेबी स्टेप जो हमने लिया है, वो पहला कदम है। इसके आगे बड़ा सफर है। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इम्प्रूवमेंट की बहुत सारे शोबों के अंदर दुनिया के साथ मैच करने के लिए हमें अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी है। सर चले, सफर लंबा है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। पहला कदम हमने ले लिया है, चलते जाएंगे आगे। टैलेंट तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत है। बहुत शुक्रिया शाहिद खोकर साहब। हम गाए आपसे जो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर अपडेट्स भी लेते रहेंगे, डिस्कशंस भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से हमने कहा था कि बजट पर आज ज़्यादा बात करेंगे, इकोनॉमी पर ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आज माली साल का जो बजट है वो पेश किया जाना है और इकोनॉमिक सर्वे जो पेश कर दिया गया है, और जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना ने मईशत की सालाना कारकर्दगी कौम के सामने रखी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया गया और जो कारकर्दगी थी वो कौम के सामने रखी गई हुकूमत की जानिब से, कई जगहों पर जो मुआशी अहदाफ हैं उनमें नाकामी की कुछ रीजंस भी दी गई हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? 2025 जो है ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल साल रहा है पाकिस्तान के लिए भी और जो आलमी दुनिया के लिए भी। अगर हम देखें तो माली साल का आगाज हमारा जो था वो एक जंग जिसमें कि जो हम पे सौंपी गई थी
वो और उस पे फतह हासिल करके हमने किया था और बनियानुल मरसूस के साथ। उसके बाद आपने सैलाब भी देखे मॉनसून में, और जो आखिरी 4 माह है इस माली साल के, उसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो भी ख़राब होती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से एनर्जी की कीमतों में इजाफा हुआ, सप्लाई लाइंस और सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हुई। इन सब के बावजूद अगर सूरत हाल बहुत हौसला अफजा नहीं तो बहुत मायूस कुन भी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये जो 3.7% ग्रोथ है इससे थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली एग्रीकल्चर में। लेकिन एग्रीकल्चर में हमने बाउंस बैक किया, जो वीट में, शुगर केन में, राइस में, गो के उसमें मेज और कॉटन ये मुतासर हुई। लेकिन बाकी 3 क्रॉप्स में बाउंस बैक करना जो है वो बेहद मुफीद साबित हुआ। तो ये जो इस वक्त आपके सामने कल नंबर्स रखे गए हैं, ये एक चीज़ की गमाजी कर रहे हैं कि पीडीएम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट और फिर मौजूदा गवर्नमेंट, ये जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी रही है उसमें और आईएमएफ के साथ जो एक मुस्तकिल एंगेजमेंट रही है, उससे फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो तो यकीनी तौर पे हासिल हुई है। बड़े नंबर्स जो हैं, बड़े इशारिये, उनमें बेहतरी आई है, गो के कुछ टारगेट मिस भी हुए हैं। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसकी तादाद, जो नंबर है वो उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो ये जो ग्रोथ है, ये पिछले 4 साल में 3.7 जो है ये हाईएस्ट ग्रोथ है। इसी तरह से जो कर्जों और सूद की अदायगी में 26% की जो कमी है कर्जों के सूद की अदायगी में, या रुपए की करेंसी का जो कदर है उसका मुस्तहकम रहना, तो ये सारे बड़े इशारिये हैं। जो सिर्फ इसमें चीज़ परेशान कुन है और आज के बजट में देखना होगा कि उसका हुकूमत ने क्या हल निकाला है, वो ये है कि इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जो लोग मौजूद हैं उनका रहा है। खा वो तनख्वाहदार तबका हो जो कि एट सोर्स जिनका टैक्स कट जाता है और फिर तनख्वाह मिलती है, या वो फार्मल सेक्टर में बिजनेसेस हो, कारपोरेट सेक्टर जो कि 60% तक भी जिनको टैक्स देना पड़ा, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। जो टैक्सेबल सेक्टर्स थे जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है उस तरीके से, वो हमने देखा कि पिछले साल में भी हमेशा की तरह वो टैक्स नेट से बच गए। अब इस साल का जो आगाज होता है इस माली साल का, उसमें हमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि तनख्वाहदार तबका या बड़ा जो कारपोरेट बिजनेस है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल बिजनेस, अब उनमें सख्त नहीं है कि वो मजीद कर्जों का बोझ, मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकें। तो अब हुकूमत को देखना है कि अगर जो थोड़ी सी इकोनॉमी को संभाला दिया है और उसको जो अप्रिशिएट हम करते हैं कि वो सहारा मिला, लेकिन अब जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो उस सेक्टर की होनी चाहिए जो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कब आएगा? क्योंकि शहबाज हुकूमत को अगर देखें तो इनका 5वां बजट है 2022 के बाद, तो 5वें बजट तक भी अगर हम नेक्स्ट का ही वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं तो लूप होल हमें शायद नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ नज़र आ रहा है? क्योंकि तरक्की के अहदाफ जो बताए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशंस भी आ रही हैं, वो भी एक हकीकत है। जंगें हो रही हैं, जंगों में कहीं पर हम मुलव्वस हैं, कहीं पर दीगर कौमें मुलव्वस हैं जो फिर तिजारत पर असरअंदाज होती हैं। तो आपको लगता है कि डायरेक्शन ठीक है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सिर्फ 2 चीज़ों को देखना है। यहाँ पे एक मेजर चैलेंज आ रहा है हुकूमत के लिए, वो एनर्जी सेक्टर पे आ रहा है। हुकूमत इस वक्त IMF के 2 प्रोग्रामों में है। एक जो है वो कहता है कि आप अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें। दूसरी तरफ जो रेगुलर प्रोग्राम है वो हमें ये कहता है कि आप अपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो ख़त्म करें, जो सर्कुलर एनर्जी सर्कुलर डाटा उसको ख़त्म करें। और ये 2 बज़ाहिर जो हैं वो मुतज़ाद चीज़ें आप एक करना चाहते हैं तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिवली इफेक्ट होती है। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा डिलेमा रहेगा। टैक्स नेट को बढ़ाने की जहाँ तक बात है, जो ताजरों पे अब जो फिक्स टैक्स रजीम लेके आई जा रही है, उसको देखना होगा कि कितना इम्पैक्टफुली गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है। इससे पहले भी ताजर 2 स्कीम जो है वो लाई गई थी, लेकिन हमने देखा कि वो बुरी तरह फेल हुई। लोगों ने उस पर जो था वो वॉलंटरी उसको अडॉप्ट नहीं किया।
अब एक तो ये फिक्स टैक्स रेजिम को देखना होगा, दूसरा एग्रीकल्चर जो है वो मेरा ख्याल है कि अभी भी इस साल में भी नॉन स्टार्टर रहेगा एग्रीकल्चर पे टैक्स, चूंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जो कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अगर आप या मैं हम भी उस टैक्सेबल इनकम हमारी होती है ज़राअत में से, तो हमें ये देखना होगा कि वो एफपीआर के लिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए साबित करना है कि उसमें से प्रॉफिट कितना है, हमारा खर्चा कितना निकला हमने, क्योंकि उसमें कोई सप्लाई चेन तो है नहीं कि आपने खाद इतनी डाली, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, आपने बीज इतने का डाला, आपने पेस्टिसाइड इतने की डाली, पानी और डीजल और बिजली जो थी वो इतने की डाली और उसके बाद इतना खर्चा हुआ, इतना मुनाफा हुआ, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस में होता है। तो अगर आपके फॉर्मल बिजनेस सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है तो एग्रीकल्चर से टैक्स लेना जो है वो तो मुश्किल तरीन काम है। और एग्रीकल्चर में आप फिक्स टैक्स भी लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास जमीन है और आपने उसको काश्त नहीं किया तो या वो काबिल काश्त नहीं या वहाँ पे पानी नहीं, तो जाहिर है कि आप पे टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता। दुकान पे तो लग जाएगा कि दुकान खुली, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि टैक्स नेट को इस दफा एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ दे रही होगी आज। सर 15,000 अरब का तो वो सैलरीड क्लास से ही निकलता था, वो डेफिनेटली रिलीफ की तवक्कुआत तो उनकी चल रही हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की अभी, जो एनर्जी सेक्टर है उससे इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए जो मेजर्स हैं ज़रूरी जो किए जाने चाहिए, जो कि जिस तरह से अवैस लगारी साहब ने भी कहा कि वो प्राइसेस कुछ आवर्स हैं इंडस्ट्रियल आवर्स जिनमें कम कर दिए जाएंगे बिजली के, ताकि जो सनती पैदावार है उसमें इजाफा हो, रोज़गार ज़्यादा बढ़े, और जैसे ही लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर होगी तो डेफिनेटली महंगाई की शरह भी जो है वो कम हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं आपको लगता है फौरी तौर पर करने की जरूरत है हुकूमत को? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो यही है कि बिजली के बिलों को कैसे रैशनलाइज किया जाए। लोग जो एकदम से पाकिस्तान में जो सोलर रेवोल्यूशन आया वो इस वजह से आया कि जब आपके ग्रिड की जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, ग्रिड से बिजली का, लोग जो हैं वो आप ग्रिड सोल्यूशन की तरफ जाते जाएंगे। आप कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस क्या हैं, वो यही है कि अगर आप बिजली नहीं खरीद रहे इन प्राइवेट पावर प्लांट से तो आपको उनको रकम अदा करनी है। तो बजाय इसके कि उनको रकम अदा की जाए बिजली ना खरीद के, क्यों ना उनको रकम अदा की, उनके जो मैक्सिमम बिजली है उसको इस्तेमाल किया जाए, और वही रकम जो हम उनको अदा कर रहे थे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की शक्ल में, उसको जैसे अवैस लगारी साहब ने कहा कि पीक आवर्स में इंडस्ट्री के लिए टैरिफ कम कर दिया जाएगा। तो टैरिफ कम करने का फायदा ये होगा कि कम से कम बिजली तो इस्तेमाल हो रही होगी, हम बंद प्लांट्स को पैसे नहीं दे रहे होंगे। तो ये एक बैलेंस जो है वो हुकूमत को लेके आना होगा, उससे इंडस्ट्री का पहिया भी बढ़ेगा, और वो जो एक अनमैनेजेबल का लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करूं पॉलिटिकल करेक्ट रहने के लिए, कि पाकिस्तान में जो सोलर इनकलाब आया, गालिबन हमारा सिस्टम और टैक्स जो हमारा ग्रिड कनेक्टिविटी है वो उसके लिए अभी तैयार नहीं थे टेक्नोलॉजिकली, तो इसीलिए वो एक अच्छी चीज है, लेकिन शायद उसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो वो जो एक अनमैनेजेबल सोलर रेवोल्यूशन है, अगर उसको स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना चाह रही है हुकूमत, उसका एक ही हल है कि बिजली सस्ती की जाए, और सस्ती बिजली अगर प्रोवाइड करते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो बिल्कुल ठीक, वहां पे जो पैसे देने थे वो पावर प्लांट्स। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सस्ती बिजली से भी चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बजट पर बात करने के लिए। मजीद भी कुछ बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें भी मेनली बजट पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सब ने अपना बजट भी इस बजट के बाद ही बनाना होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। बात करते हैं, इस पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर टैक्स उमूर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले सर, जिस तरीके से अगर हम टैक्स कलेक्शन टारगेट की बात कर लेते हैं तो गुज़िश्ता माली साल का जो गैप है 1000 अरब रुपए का है। अब हुकूमत को क्या ऐसा करना है कि टैक्स टारगेट पूरा हो सके, और जो आइंदा हदफ रखना है हुकूमत ने, टैक्स जो टारगेट रखा गया है, क्या वो अचीवेबल है आपके ख्याल में? जी शुक्रिया। हर साल ऐसा होता है कि एफबीआर का जो ओरिजिनल बजट के अंदर टारगेट रखा जाता है वो तो कभी पूरा नहीं होता, फिर उसे एक दो मरतबा नीचे की तरफ जो है वो नजरसानी कर दी जाती है, और इसके बाद चेयरमैन जो है वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा रहे थे कि हमने $46 बिलियन इकट्ठे किए हैं, यानी वो इन्फ्लेशन की वजह से नंबर देना चाह रहे थे कि वैसे तो पाकिस्तानी रुपये की इन्फ्लेशन होती है
मगर अगर डॉलर टर्म्स में ले लें, मुझे शायद पता नहीं है कि फिनलैंड जो पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है और जिसकी जीडीपी की सिर्फ 370 बिलियन डॉलर है, उन्होंने 86 जो था वो बिलियन यूरो इकट्ठा किया पिछले साल। और वो पता नहीं किस फहमी में रहते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे तरीके से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, टैक्स इकट्ठा करना और कितना इकट्ठा करना इतना जरूरी नहीं है जितना ये जरूरी है कि टैक्स किससे लिया जाएगा। आपने जो 200 बिलियन लेते थे सैलरी लोगों से, वो उठा के 700 बिलियन कर दिया, तो क्या कमाल किया आपने। यानी वो ट्रेडर्स जो आपके काबू में नहीं आते थे, जो रिटर्न नहीं फाइल करते थे, आप खुद मान रहे हैं कि मिलियंस जो हैं, ये वो खुद फरमा रहे हैं कि 30 मिलियन के करीब पाकिस्तान में ऐसे टैक्स पेयर हैं जो कि टैक्सेबल इनकम रखते हैं मगर रिटर्न फाइल नहीं करते। तो फिर इतना बड़ा महकमा रखने की क्या जरूरत है। अगर ये सबसे बराबरी की सतह पे उनकी एबिलिटी के मुताबिक टैक्स आ जाता तो हदफ भी पूरा हो जाता और खाम खा सैलिड और जो हमारा सेक्टर है फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग का, उसके ऊपर बेजा बोझ भी ना आता। और आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी रेंटल लेते हैं ज़मीनों का, और वो सारे लोग जो हैं असेंबली में बैठे हुए हैं, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने कितना टैक्स अदा किया उस रेंट के ऊपर। वो तो जाकर खेतों में काश्तकारी नहीं करते ना, वो तो इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में बड़े बड़े घर बनाते हैं और बाकी वक्त असेंबली में गुजारते हैं। तो पाकिस्तान में टैक्स लेना चाहिए मगर इंसाफ के साथ लिया जाए ना। ये तो क्या तरीकाकार है कि एक गरीब जो है वो 170 रुपए दे रहा है 1 लीटर के ऊपर, और जो प्राडो वाला है वो भी 170 दे रहा है। ये दुनिया में कौन सी ऐसी टैक्सेशन होती है कि आप इस बात का ख्याल ही ना रखें कि वो गरीब लोगों के और दरमियाने तबके के ऊपर इस बुरी तरह उसका असर हो रहा है। और इन्फ्लेशन आपने कितनी बढ़ाई है इन टैक्सेस से। आप सोचिए कि जंग का रोना रो रहे थे, जंग ने बराह रास्त तो आकर आपकी किसी इकोनॉमी को हिट नहीं किया ना। हुआ ये कि आपने चूंकि एकदम से पेट्रोल की कीमतें जो पूरी दुनिया में बढ़ी थी, मगर लोगों ने टैक्स कम करके बाकी हुकूमतों ने उसे उस सतह पे रखा कि उनके माशरों में इन्फ्लेशन ना हो। और आपने हुकूमतों की बात की, बाकी हुकूमतें जो हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाकर और लोगों तक जो है उसके समरात पहुंचाकर जो है हमने देखा कि मुल्कों की इकॉनमी और मुल्क जो है आगे बढ़े। पाकिस्तान भी जानता है, आगाह है इस चीज़ से, और कई ममालिक से ऐसे हमारे ताल्लुकात भी हैं जिसमें चाइना भी शामिल है कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो तारीख को बदला है। क्या वजूहात है जिसकी वजह से हम ये जो है सिर्फ अज़ाइम जाहिर करते हैं कि हम इतनी मईशत के इशारे जो है अचीव कर लेंगे और वो हो नहीं पाते। देखिए, असल में उन मुल्कों की जिसने जहाँ की आपने मिसाल दी, वहाँ जो मुतवज्जो का महवर है वो अवाम है, जहाँ तवज्जो का महवर जो है वो एलीट्स है। अब जो बड़े बड़े अफसर हैं उसमें चेयरमैन एनपीआर भी शामिल है, इनको तो गाड़ियाँ, घर, पेट्रोल, मुलाजिम, हर चीज़ मिली हुई है। उनको क्या पता कि आम लोगों की मुश्किलात क्या हैं। उन्हें क्या पता कि आम सैलरीड आदमी जो है वो जब तनख्वाह लेकर जाता है टैक्स के बाद तो उससे वो अपनी बच्चों की तालीम, हेल्थ और अगर वालिदैन भी जिंदा है उनके लिए भी और कैसे कर पाता है। ये सर रियासत का पूरा ढांचा तो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जो चैप्टर 2 है वो फंडामेंटल राइट्स की फुलफिलमेंट के लिए होना चाहिए था। तो टैक्सेस आप उसके लिए लगाए ना, उसी पे खर्च करने बजाय इसके। अब आप ये देख लें इकोनॉमिक सर्वे में, अगर आप हेल्थ का चैप्टर पढ़ें, अगर आप वहाँ पे एजुकेशन का चैप्टर पढ़े, सोशल सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ें, तो साफ वाजे हो जाता है कि अगर थोड़ी बहुत जो ग्रोथ हुई भी है वो मालदार लोगों के लिए हुई है, गरीब लोग तो और गुर्बत की तरफ चले गए हैं। तो देखना ये होता है कि असल में डेवलपमेंट जो होगी या ग्रोथ होगी वो पीपल ओरिएंटेड होगी, वो मसावी होगी, मुनसफाना होगी, या उससे अमीर लोग अमीर होते चले जाएंगे और रियासत के ऊपर मजीद कब्जा मजबूत बताइए, जिस तरीके से ये डिसाइड किया गया है, जो स्टेप्स हैं वो तो हुकूमत ले रही है इस तरफ के जी 25,000 जो फी दुकानदार फिक्स कर दिया गया टैक्स के वो उन्हें देना ही पड़ेगा। बेसिकली बात यही हो रही है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, आप भी यही कह रहे हैं, और जो सारा बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर डला हुआ है उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि उनके लिए भी आसानी हो, और तभी जाकर ये जो सतह गुर्बत है उससे हम निकल पाएंगे और उसका जो वो नंबर है वो कम हो जाएगा। तो ये बताइए कि इसके लिए करना क्या चाहिए, कौन से ऐसे नेसेसरी मेजर्स हैं जो हुकूमत को लेने चाहिए ताकि जो बड़े लोग हैं उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए, क्योंकि हमेशा बात की जाती है लेकिन अमली तौर पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। जी देखिए, आज भी जो फाइनेंस बिल आएगा आप देखिएगा कि उसमें अमीरों के ऊपर कोई खास टैक्स नहीं लगाए जाएंगे और ये साबित किया जाएगा कि हमने ट्रेडर्स के ऊपर, अब जिसकी आप कह रहे 200 मिलियन है वो 2% दे और 1% दे, और उससे जिसकी बेचारे की कोई आमदनी नहीं 25,000 दे, ये कैसा टैक्स हो सकता है।
कि आपने ये भी ख्याल नहीं रखा कि टर्नओवर का 1% जो है वो सबसे ऊपर स्लैब में क्या बनेगा, और जिसकी बेचारे की आमदनी काबिल टैक्स नहीं है वो कितना देगा। फिर उनकी वही सोच है कि हम जो खुद बैठे हुए हैं, अब देखिए आप हैरान होंगे कि यहाँ जो भी अलाउंसेस मिलते हैं तनख्वाहदार तबके को, वो पूरे रेट पे टैक्स हो जाते हैं, जबकि उनके अपने जो मोनेटाइज मिलते भी हैं वो भी 5% पे रखे हुए हैं। तो वो पूरी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए टैक्स को कम करते हैं, वहाँ ज्यादा आमदन होती है, तो वो फिर मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, और जब मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ते हैं तो फिर उसका जो इन्फ्लेशन का असर होता है वो कुछ कम होता है। आप तो बिजनेस भी नहीं करने दे रहे लोगों को। अब आप मुझे बताइए, जो हमारी बड़ी टेक्सटाइल मिल जो बाहर एक्सपोर्ट करती है, 2-4 होंगी बहुत बड़ी जो 500 मिलियन से ज्यादा करती हैं, उसके ऊपर अगर आप 60% टैक्स लगा देंगे तो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी है, मगर उसमें कोई एक्सपेंशन भी नहीं होगी। उसका नतीजा निकलेगा नई नौकरियां नहीं निकलेंगी। और जो आप देख रहे हैं इसमें, सर ये तो हो रहा है, मैं चाह रही हूँ आप सोल्यूशन की तरफ बात करें कि करना क्या चाहिए। जी, सोल्यूशन ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो जो हमारा टैक्सों का निजाम है उसको मुनसिफाना करें, जो भी कमा रहा है उसके ऊपर एक रीजनेबल रेट लगाए। ये ना करें कि डिस्क्रिमिनेशन करें सेक्टर के साथ उस सेक्टर। अगर आप एक सारे सेक्टर्स के ऊपर मसावी टैक्स लगाएंगे, से कि हम 20% कॉर्पोरेट टैक्स लगा देते हैं, तो फिर हर कोई मुकाबला करेगा, और जो आगे निकलना होगा वो निकल जाएगा, जो नहीं चला सकेगा वो बंद करे। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी को आप 0 कर दे, किसी को आप 40-60% करते हैं। एक तो ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ के लिए जो बहुत जरूरी है कि आप टैक्सों को, इस वक्त जो दुनिया में कॉर्पोरेट रेट टैक्स है वो कहीं भी 20-25% से ज्यादा नहीं है। हमने 60% टैक्सेस लगाए हुए हैं। दूसरा, आप सैलरीड लोगों को जो इन्फ्लेशन की इतनी जबरदस्त, आप क्यों नहीं पेट्रोलियम लेवी को खत्म करते? क्योंकि पेट्रोलियम लेवी इतनी ज्यादा लगाने से हर चीज महंगी हो जाती है। अगर आपकी तनख्वाह में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की इजाफा भी कर देंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो उतना ही महंगी उनको चीजें मिलेंगी। और जाहिर है कि ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो तनख्वाह पे गुजारा भी नहीं करते, वो तो उनके जराए तो कुछ और ही होते हैं, मगर उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। अभी आप देखिए कि इनसे कहा था अपने डिक्लेरेशन दें पब्लिक, आज तक उन्होंने नहीं दिए, और अब उनसे पूछा जा रहा है कि आप में से किसने डबल नेशनैलिटी इख्तियार किया, उसमें भी वो जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये रियासत ऐसे तो नहीं चल सकती है। कुछ लोग अच्छा, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बातें समझ में भी आ रही हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये स्लैब बढ़ाने की बात भी हो रही है, उसमें भी एक खास हद से ऊपर तो एक जैसा टैक्स है, और हम ये देखते हैं कि सैलरीड क्लास हो, दीगर दुकानदार हों, सब किसी पे फिक्स टैक्स लगाने की बात हो रही है, किसी पर हम कह रहे हैं कि मुसावी टैक्स होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आ रहे थे, उन्होंने अमीरों के लिए टैक्स में जो है इस्तिस्ना देने का या टैक्स में जो है आसानी देने का कहा था, और उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जब अमीरों के पास पैसा होगा तो जॉब मार्केट बढ़ेगी और लोगों में जो तकसीम है पैसे की वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सकेगी। इससे आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, वो अमेरिका में तो एक लड़ाई है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की, कि जब रिपब्लिक आते हैं तो वो यूजुअली अमीर लोगों का टैक्स कम करते हैं, मगर हमारे यहाँ तो मसला बिल्कुल और है। हमारे यहाँ तो अमीर लोग टैक्स देते भी नहीं। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तो घर बैठकर एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर देकर अय्याशी करना है, उस पर तो टैक्स लगाते ही नहीं है लोग। अच्छा, वहाँ तो चलिए अमेरिका में फिर भी टॉप 10% जो है वो तकरीबन 80% टैक्स देते हैं, तो वहाँ अगर थोड़ी सी रायत की बात की जाए तो समझ आती है। यहाँ तो टॉप 10 जो है वो 5% टैक्स भी नहीं देते हैं, और जो टैक्स दे रहे हैं वो बड़ी बड़ी कारपोरेशन जो कि फॉर्मल सेक्टर में है, और वो यहाँ से कारोबार बंद करके जो मल्टीनेशनल की भाग रही हैं, और जो लोकल हैं वो भी बेचारे फर्दर इन्वेस्टमेंट किया, जो मौजूद कंपनियां उनको भी चला नहीं पा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर हम रायत की बात कर रहे हैं तो वो पहले ही मैंने अर्ज किया था कि सबसे पहले देखा जाता है कि जो बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी। बिजनेस ग्रोथ के लिए आप कम से कम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करें। जब लोकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो फिर बाहर की कंपनियां सोचती हैं कि हम भी इनके साथ ज्वाइंट वेंचर करें, क्योंकि इस मुल्क पे तो ग्रोथ अच्छी हो रही है। तभी आते हैं। चाइना में वो इसलिए नहीं आई थी बाहर की कंपनियां, तो उन्हें को चाइना से मोहब्बत थी। चाइना में ग्रोथ हो रही थी और टैक्स अगले 10-20 साल का सबको पता था कि हमने सिर्फ इतना ही देना है, तो उन्होंने 20 साल की फिजिबिलिटी बना ली। अब मैं फिजिबिलिटी बनाऊं और अगले साल टैक्स रेट चेंज हो जाए तो मेरी फिजिबिलिटी तो तबाह हो गई ना। हम तो हर साल टैक्स रेट बदल देते हैं। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बजट पर, इकोनॉमी पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। हम बजट पर बात कर रहे हैं और बात के दौरान छोटी छोटी ब्रेक्स इसलिए ले रहे हैं ताकि आप ज़रा ताज़ा दम रहें, बजट की चीज़ों को भी बेहतर तौर पर समझ सकें। अभी माहिर अमूर से भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, टैक्स पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इसको मुस्तकिल तौर पर नहीं, एक ब्रेक के साथ बात करते हैं। अभी सेगमेंट शामिल करते हैं माइंड मैटर्स, जिसमें बात हो रही है माहौलियात पर और माहिर माहौलियात से तजावीज़ ली जा रही हैं सवात और मंगोरा के माहौल को लेकर। क्लाइमेट चेंज पर जो बात हो रही है, हमारे बजट में भी एक हिस्सा जो है ना मुख्तस होना चाहिए इसके लिए, जरूरी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। डॉक्टर वाजिद रशीद मेरे साथ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सवात से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। और मेरा बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है कि सवात को जब हम देखते हैं एज ए टूरिस्ट, जब आप भी यहाँ के देखते हैं, तो एक तो बहुत ही नुमाया चीज़ जो नज़र आती है वो एक टेम्परेचर का एक राइज़ है। और यहाँ की जब आप पुराने लोगों को मिलते हैं तो वो जो कहानियाँ सुनाते हैं वो बिल्कुल अपोजिट है कि शायद टेम्परेचर इस तरह नहीं था। वो ये भी बताते हैं कि फ्लड्स और उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह नहीं थी। वो तमाम चीज़ें जो है वो इन 20-25 सालों पे डाल देते हैं। आप समझते हैं कि वो ठीक डाल रहे हैं? जी, बड़ी मेहरबानी। जी, मेरे ख़्याल से ये जो टेम्परेचर का चेंज आ गया, ये तकरीबन 30 सालों से ये मतलब नुमाया हो रहा है। इसके मतलब जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी इंटेंसिटी और ये फ्रीक्वेंसी, मतलब बुजुर्गों का मुशाहिदा ठीक है, उनका मुशाहिदा ठीक है। क्योंकि 30 साल पहले अगर आप देखें तो पूरी मंगोरा सिटी में बर्फ़बारी होती थी, लेकिन अब वो बर्फ़बारी नहीं होती। अब वो बर्फ़बारी मतलब वो ऊपर चली जा रही है। तो अब जो हमारे बालाई इलाके हैं, जिस तरह कलाम और ये मोहडन वगैरह, उधर तक मतलब बारिश पहुंच गई है। तो उस वजह से ये सैलाब का जो ख़तरा है वो हर साल ज़्यादा होता जा रहा है। और इस तरह जो टेम्परेचर है वो मतलब वो भी काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। तो ये भी एक रीज़न है। बाकी अगर आप देखें तो स्वात की आबादी अगर आप 1971 की देखें तो 5 लाख आबादी थी, और अब की आबादी अगर आप देखें तो तकरीबन 30 लाख तक स्वात की आबादी है। तो ये जितने भी लोग हैं, इस तरह रिसोर्सेज भी मतलब लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले स्वात में चंद एक लोगों के पास गाड़ी होती थी, अब हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ होती हैं। तो उस वजह से जो एमिशंस हो रहे हैं, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ नहीं है, वो ओवर यूज़ है। इस तरह इधर अगर आप देखें तो हर साल हमारे जो बागात है वो कटते जा रहे हैं। मतलब हर साल आप अगर आप इस रोड पर सफ़र करते हैं तो हर साल आप देखते होंगे कि बागात कटते हैं, लोग बारगेन बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, घर बनाते हैं, या कोई मार्केट ही वगैरह बनाती है। तो अगर आप इधर चारबाग से शुरू करें और बड़खेला चिकदर तक जाए तो पूरा एक बाज़ार है। मतलब वो जो हमारे सारे खेत थे वो ख़त्म हो गए। इस तरह जो लैंड यूज़ है, जो जितना भी हमारी वो ज़मीनें थे, पहले जंगलात थे तो हम अब लोगों ने उसमें खेत बनाए या जंगलात को ख़त्म किया। इस तरह वाइल्ड फायर भी एक मसला है। जिस तरह जंगलात में आग लगते हैं, तो पिछले साल तकरीबन 60 मकामात तक स्वात में आग लगी थी। तो ये इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोग भी कह रहे हैं कि लोग ख़ुद इसको आग डालते हैं, उसको जलाते हैं कि हमारी ये ज़मीन इससे फारिग हो जाए कि हम इसको खेत बनाएं। तो जंगलात जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मलाकन डिवीज़न में है और फिर ख़ासकर सवात में है। तो अब लोग जो है उसको इल्लीगली कट कर रहे हैं या इल्लीगली उसको आग लगाकर उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये लोग तो मतलब आर्जी फ़ायदे को देखते हैं कि 1 साल या 2 साल हमें मुनाफा ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके अगर हम रिपरकशंस देखें, इसके जो कंसिक्वेंसेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। तो वो इसके नुकसानात सैलाब की शक्ल में हम हर साल आते हैं, या दूसरी किस्म के जो नेचुरल डिज़ास्टर है, या पिछले साल जो इधर स्वात और बुनेर में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो ये पिछले 100 सालों में मतलब हमारी जो ओरल हिस्ट्री है इसमें नहीं है कि इधर कोई इतना क्लाउड बर्स्ट या इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई हो। तो ये हर साल ज़्यादा हो रहे हैं और लोगों को इसका मतलब या मालूम नहीं या एहसास नहीं है। तो लोग हर साल कोशिश करते हैं कि सीमेंट लगाए, और कंक्रीट जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है,
क्योंकि हम सीमेंट लगाकर ज़मीन को तबाह कर रहे हैं। जो वाटर साइकिल है या जो पानी ज़ेर ज़मीन जाता था वो हम इस्तेमाल करते थे, वो अभी सारा दरियाओं में जाकर वो तबाही मचा। अच्छा, ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मौजूद मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना एक किरदार होता है समाज के अंदर, तहकीक के हवाले से भी और वैसे भी मतलब एक एक्टिविज़म के हवाले से भी है, तो यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा किरदार होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सवात वो क्या किरदार अदा कर सकती है या वो क्या कोई किरदार अदा कर रही है इस तमाम चीज़ों की बेहतरी के लिए? तो आपकी बात दुरुस्त है कि यूनिवर्सिटियाँ मतलब रिसर्च सेंटर होती है, उनसे जो बात निकलती है वो उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सवात यूनिवर्सिटी जो है वो अपने लेवल पर ये कर रही है कि लोगों में शऊर आ जाए, उनमें अवेयरनेस आ जाए, तो ये हमारे स्टूडेंट में तो इतना तक शऊर आ जाता है। लेकिन बाकी जो हम रिसर्च करते हैं या एडवांस रिसर्च करते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत होती है, या हमारा जो रिसर्च होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इस तरह रिसोर्सेज चाहिए, या इस तरह कोई मतलब अज़्म मुसम्मम चाहिए, हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ हम ठीक करेंगे। तो मेरे ख़्याल में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कानून तो हर चीज़ के लिए है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी कानून है, जंगलात का भी कानून है, और ये पानी का भी इस तरह, ये ज़री ज़मीन का भी है कि लोग इसको मतलब ख़राब नहीं कर सकते। लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20 किस्म के मुख्तलिफ़ सरकारी इदारे होते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करे और ये रिसर्च लेके उनको मतलब काम में लाए। तो ये पूरे मुल्क का इसमें फ़ायदा है या पूरे इलाके का इसमें फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बात यह है कि हर जगह पे मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये क्योंकि एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से ताल्लुक़ रखता है, और एटमॉस्फेयर में जो कंट्रीब्यूटर हैं वो दुनिया के तमाम ममालिक हैं, और एटमॉस्फेयर ये नहीं देखता कि अभी ये बॉर्डर आ गया तो मुझे ये पोल्यूशन जो है इससे आगे नहीं लेके जानी। ये बॉर्डर जो भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़मीन के ऊपर हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं है। एटमॉस्फेयर जो है वो पूरी दुनिया के सारे ममालिक शेयर करते हैं। तो अगर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सफ़र वो भी इतना ही करेंगे, और इसके लिए पूरी दुनिया का इकट्ठे मिल बैठना ज़रूरी है, जो कि ख्वाब भी हो सकता है, वो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। जबकि अब दूसरी तरफ क्या किया जाए, दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि वो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है जिनको हम सर्वाइवल से मुतल्लिक़ इक़दामात कह सकते हैं कि अब बका के लिए हमें क्या करना है। यानी एक फ़िनोमेना, एक चीज़ है जो कि बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से आ रही है। इस वक्त 400 ppm जो है वो क्रॉस कर चुका है कार्बन, और इसने बहुत रिसेंट हिस्ट्री, यानी पूरी लाखों साल में कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो 150 और 180 से अबव क्या हो, और अब यहाँ पे 400 ppm जो है इस वक्त एटमॉस्फेयर में है। यही हालत जो है वो मीथेन की है। आज हम कसम उठा लें, अहद कर लें कि हम मज़ीद एटमॉस्फेयर को ख़राब नहीं करेंगे, तो भी सैकड़ों साल यानी 100-150 साल लग सकता है सिर्फ इस एटमॉस्फेयर को ठीक होने में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस सतह का प्रॉब्लम है। अब हम ये कह ज़रूर कर सकते हैं कि जो वो इलाके जिस तरह पाकिस्तान में हम कह लें कि सवात है, हुंज़ा है, जो बलाई इलाके हैं, उनमें सर्वाइवल के लिए रेस्क्यू, यानी जितनी भी मकामी आबादी है उसको रेस्क्यू की तरबियत, और इसके अलावा दरख्त लगाने की तरगीब, और इसके अलावा दरियाओं का एहतराम, ये तमाम चीज़ें लोकल सतह पे करके कम से कम हम अपने सर्वाइवल के लिए एक जो इक़दामात है वो उठा सकते हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक बार फिर से इकोनॉमी पर बात करते हैं। बजट 2026-27 आज पेश होने जा रहा है, उस पर बात करते हैं, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली हसनैन साहब, माहिर मौशियात हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच अली साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड गुड मॉर्निंग। हम अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे की जो कल पेश किया गया, जिस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत की जो सालाना कारकर्दगी है वो कौम के सामने रख दी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? और दूसरा ये कि ये जो बजट 2026-27 है, अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, खदशात और ज़मीनी हक़ाइक़ मिल मिला के क्या चीज़ बनेगी, और आवाम को रिलीफ मिलता हुआ कहीं देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो इकोनॉमिक सर्वे निकला उसके अंदर ये बात बहुत क्लियर थी, और मेरे ख्याल में हर अखबार और हर टीवी चैनल के ऊपर तज्जिया भी यही हुआ कि ये एक स्टेबिलिटी पर एम्फेसिस थी और ग्रोथ के खिलाफ। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो समझते हैं कि ग्रोथ का तरीका ये है कि आप पॉलिसी रेट नीचे ले आएँ या आप कोई सब्सिडीज़ दें, या जो आपने जिक्र किया रिलीफ का,
लेकिन रिलीफ जो है ना वो दो तरह की होती है। एक ये कि आप अपने बजट से पैसा एलोकेट करें जिसको ज़रूरत है, और ज़रूरत तकरीबन पाकिस्तान के हर सेक्टर के अंदर हर शख्स को, क्योंकि हमारे एक ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा रिलीफ ये है कि आप उन्हीं शख्सियात के लिए अगले 10 साल की मनसूबाबंदी करें, और जो स्टेबिलिटी क्रिएट की है जो कि बहुत अहम थी, क्योंकि आप याद रखें कि आज से 3 साल पहले हम डिफॉल्ट के बहुत करीब आ चुके थे। तो ये जो स्टेबिलिटी का टाइम पीरियड था ये बहुत ज़्यादा अहम था, लेकिन इसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है अगर आप उस टाइम को इस्तेमाल नहीं करते ठोस किस्म की रिफॉर्म्स के लिए। और वो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में कभी भी रिफॉर्म्स आज तक तारीख में ठीक तरह नहीं हुए, इसीलिए हमारा हाल है जो हमारा हाल है। लेकिन ये इस हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी कि इस स्टेबिलिटी के साथ साथ उन बुनियादी इकदामात को ले जिनसे मुल्क को आपने एक सही सिस्टम के ऊपर लेकर आना, वो अभी तक नहीं हुआ। तो जो बजट आने वाला है उससे भी इकोनॉमिक सर्वे और जो इसी हुकूमत की पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है उसमें जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर एम्फेसिस है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ नहीं गए, तो कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है। हमें पता है कि पिछले 11 महीने का प्रोग्रेस क्या था, मंथ टू मंथ डेटा है। तो कोई टैक्स रिफॉर्म्स ख़ास ऐसे काबिल ज़िक्र नहीं हुए, ना कोई ऐसे सब्सटैंशियल हमने एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं, बल्कि उल्टा कई ऐसे एक्सपेंडिचर्स किए हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। सो बिजनेस एज यूजुअल, बॉटम लाइन ये। राइट तो अली साहब, बहुत सारे मज़ीद चैलेंजेस भी थे हमारे लिए, और आपने ठीक कहा कि इस्तेहकाम पहले आता है फिर ग्रोथ बाद में आती है। तो इसमें हम कितना कामयाबी से आगे बढ़ते रहे हैं, 3.7 ग्रोथ शरह नमू हमारी रही है। तो आपको लगता है कि हमारी जंग एक हो जाना, उसके बाद फिर सैलाब का आना, फिर उसके बाद ईरान अमरीका की जंग हो जाना, एशियाई मंडियों का मुतासर होना, पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ जाना, इन तमाम चैलेंजेस में अगर हम इस्तेहकाम पर रहे हैं तो वो भी कोई कामयाबी थी? बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि जो जंग हुई थी हमारी, जो इंडिया के साथ जंग हुई थी, वो तो शायद पाकिस्तान के हक में गई, इसलिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक सेंटिमेंट बेहतर हुआ। उससे हमारे जो खास तौर पे मिडल ईस्ट, लेकिन दीगर ममालिक के साथ जो हालात हैं उसमें हमने एक तब्दीली देखी। तो वो तो ऐसा इकॉनमी के ऊपर उसका असर नहीं नजर आया। उससे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड है, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर उसका तो कम से कम बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी जो चीजें हैं उनका जरूर, खासतौर पे जो अभी ईरान वॉर हो रही है उससे आपकी पूरी एनर्जी सप्लाई चेन जो है वो खराब हुई है। तो जाहिर है ये एक कॉमन सेंस की बात है कि इसका असर तो है और हमें डेटा में नजर आता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मंथ टू मंथ डेटा होता है तो हम काफी आसानी से उस टाइम पीरियड के अलावा भी ट्रेंड देख सकते हैं, और हम वो इकदामात देख सकते हैं जो ग्राउंड पर है। मतलब ईरान वॉर का मतलब ये तो नहीं है कि आप टैक्स चोर या बिजली चोर के पीछे ना जाएं। सो वो जब आपको एकदम नहीं नजर आ रहे तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आप 0.5 परसेंटेज पॉइंट अपनी तवक्कुआत के नीचे आपने ग्रो किया है, फाइन। मुझे 2 ज्यादा बड़े कंसर्न्स हैं। एक ये कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से हर 5-6 साल बाद एक नई और नीची लेवल की ग्रोथ की सतह को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ 3% आज से इवन 20 साल पहले 3% जो है उसके ऊपर हुकूमतें बदल सकती थी। अभी हम 3% को ऐसे समझते हैं कि यार हाँ ठीक है, मुनासिब है। हमारी जब पॉपुलेशन ग्रोथ 2% है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद जब नेट आउट करके आप फी कस आमदन देखते हैं, यानी हर इंसान की एवरेज जो इनकम आ रही है जी, तो वो तो 1% पे ग्रो कर रही है और बाकी दुनिया में 5% पे ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि दूसरे मुल्क 20 सालों के अंदर अगर आपका ग्रोथ रेट इतना फर्क रहता है तो आपसे दुगनी इनकम के ऊपर होंगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है? और क्या ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए? नहीं। सो पहली चीज तो ये है कि जो आपका ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है वो पिछले 20-30 साल से हो रहा है। हमें हैसियत कौम इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, और जो हमारे पुराने पैटर्न्स चल रहे हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, आपको क्या लगता है अली साहब कि जो आपने कहा कि जो टारगेट्स हम सेट कर लेते हैं वो कभी भी वैसे पूरे नहीं होते,
इस बार के टारगेट्स हकीकत से कितने करीब हैं, और स्पेशली अब गवर्नमेंट को कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पर, ताकि ये जो जिस चीज़ को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो थी वो ख़राब थी ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो उस वजह से भी उसका भी असर पड़ा है कि जो टारगेट्स थे वो लास्ट ईयर के वो अचीव नहीं कर सके। तो कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम जायजा लें कि हर साल जो टारगेट्स रिलीज होते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तकरीबन 1% का डिफरेंस बहुत आम तौर पर हमें मिलता है। उस डिफरेंस को हमें इस साल हमने ये नहीं देखा। इस साल अबाउट 0.5% का डिफरेंस था। सो टारगेट तो आपका मोरलेस अचीव हो रहा है, और वो एक मतलब रूटीन की बात है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट सेट करेगी और उसको मीट नहीं करेगी, अनफॉर्चुनेटली। दूसरी तरफ आपका सवाल है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए, तो उसके अंदर तो बड़ी बुनियादी चीज है ना कि आपने अपना टैक्स रेट ठीक करना है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो ये हर थोड़े अरसे बाद हम बात करते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो खराब है, जिसकी वजह से आपके पास इतनी हुकूमत के पास इतने ज़राए नहीं होते कि वो उसको इस्तेमाल करे। डेट सर्विसिंग और डिफेंस हमारे सबसे बड़े एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो डेट सर्विसिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अब डिफेंस को भी स्क्वीज कर रही है। हाँ, उसके बाद दूसरी चीज जाहिर है ये है कि आप पैसा जाया करते हैं। जो पैसा जाया करते हैं ये एक निशानदेही है कि आपकी जो एक सियासी सिस्टम है उसके अंदर लोगों को हुकूमत जवाबदेह नहीं है। राइट। तो आपने अब ये चीज जो है ये क्योंकि हमें बाहर से कर्जे मिल जाते हैं, हम कुछ ना कुछ कोई तरीके निकाल लेते हैं शॉर्ट टर्म में, उसके तरीके निकालने तो कोई ना कोई वजह भी होती है हमारे पास उन कर्जों को लेने की, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, जिस तरह सैलाब का आ जाना। तो अब ये बताएं अली साहब, जो आपने बताया कि अब हम हमेशा हमारा 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है और इस बार हाफ का है, तो आप इस डिफरेंस को क्या ये सोचते हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी में जो एक अनप्रेसिडेंटेड बढ़ोतरी है उसकी वजह से भी ये जो डिफरेंस है ये कम दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं कम से कम मेरे ख्याल में ये इतना करेक्ट नहीं होगा कहना। रेट क्योंकि हमारा ऑलरेडी ग्रोथ रेट का हमने लो लेवल के ऊपर सेट किया हुआ था, और उसके अलावा ये कि जब ये जो ईरान वॉर हुई है उसकी बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमें कुछ फ़ायदे भी हुए। तो फ़ायदा एक तो ये हुआ कि हमारे कई जो एक्सपेंडिचर्स थे, क्योंकि ट्रेड जब कम हुआ तो हमारी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स जो हैं वो भी कर्टेल हुई। सो ये कहना, इसके लिए बहुत महीनों की तहकीक रिक्वायर्ड है टू रियली गेट इट दिस। लेकिन एक जो आपने बात की कि फ्लड्स आए थे, तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो हर बजट के ऊपर हुकूमत जो है वो एक्सक्यूजेस लेकर आती है। पूरी दुनिया में हर मुल्क, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईयर टू ईयर टर्बुलेंस ना आए, कोई इवेंट्स ना हो। सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आते, पूरी दुनिया में आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और 50 चीजें होती हैं। तो आपने एक बफर बनाना होता है जिससे आप इस चीज को हैंडल कर सकें। पाकिस्तान के बफर्स इतने लो रखे हुए हमने खुद अपनी पॉलिसीज के रखे ही नहीं हुए कि एक तो उससे हम सफर करते हैं, दूसरा ये कि कई ऐसी चीजें हैं जिनका बफर से ताल्लुक नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि टैक्स रेट तो आपने ठीक करना है, उसका तो किसी चीज से ताल्लुक नहीं, तो क्यों नहीं किया, इसका जवाब दें। सो ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। राइट। बहुत शुक्रिया। अली हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि जो तौजीहात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। वो जो जिस तरीके से गवर्नमेंट जो रीजंस पेश कर रही है वैसा पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस तरह का हाल नहीं होता है। तो बजट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक नई ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है शमशेर। और हमें पता है अली कि बैक टू बैक ऐसी स्टोरी लाइनअप और ऐसे कास्ट लेकर जो है ना एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट आ रहा है ऐसे ड्रामास के साथ जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक एपिसोड कोई देख ले तो भाई वो अपने शहर में जकड़ लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू रखना ज़रूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट टाइम हमने आपको एक एक्शन ड्रामे के बारे में बताया था और अब आपको एक ऐसे ड्रामे के बारे में बता रहे हैं जो हमारे कौमी खेल के बारे में है। आपको
अक्सर फिल्में ड्रामे दिखाई देंगे जो क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि उसमें दिलचस्पी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे लेजेंड्स मौजूद हैं जो हॉकी में, और फिर हमारा कौमी खेल भी है। तो एक कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो अनटच्ड होते हैं, जिन पर बात करने से और वो मोटिवेशन पैदा होती है कि आप उस खेल को प्रमोट कर सकें, ना सिर्फ खेल को बल्कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको प्रमोट किया जा सके। और उसके साथ साथ जो फिर अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार हैं, और वैसे अगर स्टोरी का आपको बताएं तो शमशेर एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हार मान लेने की बजाय अपनी जो पहचान है वो दोबारा से हासिल करने का फैसला कर लेता और डिसाइड कर लेता। और फिर जब जिस तरह से अली ने कहा कि जो किरदार निभाने वाले हमारे एक्टर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हों तो डेफिनेटली ड्रामे में जान पड़ जाती है। फरहान सईद हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, हरीम फारूक हैं, उमर आलम हैं, बहरोज सब्जवारी के साथ साथ अदनान जाफर जैसे बेहतरीन अदाकार हमें इसमें दिखाई देंगे। बातें हमने बहुत सारी कर ली हैं, हाँ कुछ झलकियाँ देखते हैं। ओके, मैं हीरो बनूंगा, बाबा की तरह बनूंगा। शमशेर इम्तियाज नहीं, शमशेर जादूगर, जिसके हाथ में हॉकी आती है फिर गायब हो जाती है। बचपन से उसे स्टोरी सुनाती आई हो कि तुम्हारा बाप एक हीरो है, वो हीरो सारा दिन घर बैठता है बेरोजगार। कोई शायद उसको है नहीं, उसको सब जाने। अब जीरो है बाबा, जीरो। ख्वाब नहीं दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, खुद मान जाएगा कि इसका बाप भी है। तो जनाब तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको मोटिवेट भी करेगा और एंटरटेन भी करेगा। शमशेर 12 जून से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आप देख सकते हैं, और आज से यानी कि आज से ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी अब पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेस तो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।